तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू द क्लास ऑफ SBIL। आज SBIL के क्लास में चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। हमारी फर्स्ट क्लास में वी हैव सीन अबाउट द सब्जेक्ट कि SBIL सब्जेक्ट क्या है, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये सब्जेक्ट, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल्सो वी हैव सीन द पेपर पैटर्न, पास्ट ईयर में एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। एंड नाउ इट्स द टाइम जहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन, राधे राधे, हेलो, हाय। यस, अभी गए थे काजल 20 मिनट्स पहले, आ जाओ जल्दी से। अब मेरा मन नहीं लगता ना तुम लोगों के बिना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से बुला लेती हूँ। अब तुम लोगों का लग जाता है अपनी दीदी के बिना, पर मेरा मन नहीं लगता। अच्छा, अच्छा, आई विश आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को रिकॉल किया था। फटाफट से मुझे मेमोरी टेक्निक लिख के बता दो कि हमने चैप्टर नंबर 1 में वो जो फैक्टर्स थे उसे कैसे लर्न किया था। व्हाट वाज द मेमोरी टेक्निक। ठीक है, गुड इवनिंग नेहा, खुशी, मयंक, साहिल, प्रियांशी। आ गए प्रियांशी फिर से। गुड इवनिंग रुद्रांश। चलो, आई एम वेटिंग फॉर द मेमोरी टेक्निक ऑफ द चैप्टर जो हमने देखा था। वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हमने देखा था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वी हैव सीन द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, HUF, सेक्शन 8 कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। हमने ये सभी के बारे में देखा। आफ्टरवर्ड्स हमने मेन देखा था कि कैसे कौन से फैक्टर्स के बेसिस पे यू विल डिसाइड कि आपकी जो कंपनी, आपकी जो क्लाइंट है, उसको कौन से फॉर्म में यहाँ पर बिजनेस करना रहेगा। ठीक है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। तो हमारा निमोनिक क्या था यहाँ पर, CS फोन, मिस DGM CPT। सो CS क्या कर रही है, फोन कर रही है मिस DGM को, जो कि CPT कर रही है। यहाँ पर हमने कुछ फैक्टर्स देखे थे। C से वी हैव सीन द कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल के अकॉर्डिंग बताएंगे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप करना है, पार्टनरशिप करना है या कंपनी फॉर्म। स्केल ऑफ ऑपरेशन आपका कैसा है, स्मॉल स्केल ऑफ ऑपरेशन है तो प्रोप्राइटरशिप या OPC कर दो, मॉडेस्ट है तो पार्टनरशिप कर दो, लार्ज है तो कंपनी कर दो। साथ ही साथ हमने देखा था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। ठीक है, MSME भी देखा था। यहाँ पर हमने कैसे याद किया था, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। ठीक है, 1 करोड़, 5 करोड़, फिर इंटू 10, 50 करोड़ एंड 10 करोड़, फिर इंटू 5, 250 करोड़ एंड 50 करोड़। ये हमने देखा था माइक्रो इंटरप्राइज, स्मॉल इंटरप्राइज और मीडियम इंटरप्राइज। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आप अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हो, फ्लेक्सिबिलिटी, ज़्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते हो, तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन करना है, पार्टनरशिप ओपन करना है। कंपनी में तो स्ट्रिक्ट इंटरफेरेंस होता है। ओ से हमने देखा था ओनरशिप। क्या सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप ट्रांसफर हो सकती है? नहीं हो सकती। डॉक्टर हाथी वाला एग्जाम्पल देकर बताया था। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स डिसाइड कर कर एक नए पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, और कंपनी में तो आए दिन ओनरशिप यहाँ पर ट्रांसफर होती रहेगी। इनसे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आप कौन से तरह का बिजनेस करना चाहते हो। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हो, पर्सनल सर्विसेज वाले बिजनेस करना चाहते हो, जैसे कि बेकरी का, ब्यूटी पार्लर्स वाला, तो सोल प्रोप्राइटरशिप कर दो आप। ठीक है, अगर आप लॉजिंग सर्विसेज, होटल सर्विसेज देना चाहते हो तो पार्टनरशिप कर दो। बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, मल्टीपल चेन शॉप, सुपर बाजार, इन दैट केस आप क्या करो, यहाँ पर कंपनी फॉर्म में कर दो। मैनेजरियल एबिलिटी बताता है कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो एक अकेला पर्सन सब कुछ नहीं संभाल जा पाएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट हो, बट इन द केस ऑफ अ पार्टनरशिप एंड इन द केस ऑफ अ कंपनी, यहाँ पर एक पर्सन में डिविजन ऑफ वर्क होता है। वो पर्सन उस काम को बार बार करता है एंड ही विल बिकम एक्सपर्ट इन दैट वर्क। सेम हमारी कंपनी में भी लगता है। कंपनी में देर आर वेरियस डिपार्टमेंट, और वो पर्सन अपने काम में यहाँ पर परफेक्ट हो जाता है। इंडिपेंडेंस चाहिए
आज़ादी चाहिए, तो यहाँ पर आप बताओगे गवर्नमेंट है तो कंपनी में तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, बट येस अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो वहाँ पर इंडिपेंडेंस रहेगी। टॉकिंग अबाउट द सीक्रेसी, एकदम टॉप सीक्रेट कहाँ रहने वाला है? इन द केस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप देयर वुड बी अ सीक्रेसी। अच्छा, पार्टनरशिप के केस में बहुत सोच समझ के यू हैव टू डिसाइड वेदर जो सामने वाले पर्सन है ही विल बी एबल टू मेंटेन दैट सीक्रेट और नॉट। जैसे दोस्तों में भी आप उसी को सीक्रेट बताते हो जो आपको पता है ये आगे नहीं पहुंचाएगा, वैसा ही पार्टनरशिप में ध्यान रखना है। कंपनी के केस में सीक्रेसी मेंटेन कम रहती है। नेक्स्ट हमने देखा था स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना स्टेबल है यहाँ पर, विच मीन्स अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो बिजनेस इज नॉट स्टेबल। जैसे ही सोल प्रोप्राइटर की डेथ हुई है आपका बिजनेस भी चला जाएगा। पार्टनरशिप में भी डिपेंड करता है, लेकिन कंपनी और एलएलपी के केस में द बिजनेस इज स्टेबल, परपैचुअल सक्सेशन है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, कोई भी आए कोई भी जाए कंपनी और एलएलपी का बिजनेस चलता रहेगा। क्या ये रिकैप हो गया है? अच्छे से रिकैप हो गया ये चीज। उसके बाद आज हम पढ़ने वाले डीजीएम और सीपीटी के बारे में। यहाँ तक डन है, ये आज के आपके टॉपिक्स रहने वाले हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके परफेक्ट, आप लोगों के चैट्स दिख गई है मुझे। लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डी से, जो बोलता है डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ये क्या बोलता है? आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो और कितना मैनेजमेंट है आपका। सो इफ आई सी सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी, तो वहां पर ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल टोटली फ्यूज्ड है। मतलब एक अकेला पर्सन एंड एंटरप्रेन्योर विल हैव फुल टोटल कंट्रोल ओवर हिज बिजनेस। अगर आज मैंने आइसक्रीम की शॉप करी है ओपन, मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ, तो वहाँ की ओनर भी मैं हूँ, मैं ही मालिक हूँ, मैनेज भी मैं ही कर रही हूँ और कंट्रोल भी सिर्फ मेरा रहेगा। सो कहने से कि इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और ओपीसी, ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल विल बी इन वन पर्सन ओनली, इट विल बी विथ वन पर्सन ओनली। ठीक है, अब एसएस की डेफिनेशन बता दो। कौन सा एसएस स्नेहा? यस काजल राजपूत, आई एम नॉट वेल, मुझे कोल्ड हुआ है, दैट इज वाई आपको वॉइस भी ऐसी लग रही होगी। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ। ठीक है, ओके पार्टनरशिप के केस में क्या हुआ है, आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल जो है वो जॉइंटली शेयर्ड होता है कुछ पार्टनर से, और उनके स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता देते हैं। वी ऑल नो पार्टनरशिप के केस में वी हैव सेवरल पार्टनर्स, तो यहाँ पे ओनरशिप भी मिक्स्ड है, कंट्रोल भी मिक्स है, और सभी की कुछ ना कुछ राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो कहने से ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स, इट इज जॉइंटली मैनेज्ड बाय द पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप के केस में। तो अगर आप ऐसे कोई पर्सन हो जो चाहते हो कि सारा कंट्रोल मैं ही करूंगी, मैं ही ओनर हूं, मैं ही मैनेज करूंगी, तो वहां पर आपको बोलेंगे ईदर यू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या ओपीसी। अच्छा, आप कोई ऐसे पर्सन हो जो ज्यादा खुद से कुछ कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो चाहते हैं सब कुछ शेयर कर दो, तो पार्टनरशिप में चले जाओगे। इफ आई टॉक अबाउट कंपनी, तो कंपनी में क्या होगा, मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात करी जाए तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं, और कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं। देखो समझो, तुमने अगर आज रिलायंस में एक शेयर भी होल्ड कर रखा है, यू विल बी कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ अ कंपनी, पर क्या तुम कंट्रोल कर सकते हो, क्या तुम मैनेज कर सकते हो? नहीं, नॉट पॉसिबल। बट यहाँ पे कहने से ओनरशिप अलग है और कंट्रोल अलग है, मैनेजमेंट यहाँ पर अलग बना जाएगा। तो ये होता है आपका कंपनी का केस। क्या कंट्रोल और मैनेजमेंट क्लियर है हमें? क्या ये क्लियर है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? परफेक्ट है। सो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप, मैनेजमेंट, कंट्रोल एक अकेले पर्सन के पास होता है, पार्टनरशिप में जॉइंटली शेयर करते हैं, कंपनी के केस में मैनेजमेंट और कंट्रोल करेगा बीओडी, और ओनर रहते हैं शेयर होल्डर्स। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। अरे भैया, आप कितना रिस्क लेना चाहते हो? ठीक है, कभी
आपके पास कोई भी क्लाइंट आएगा, यू विल आस्क देम कि आप यहाँ पे रिस्क ले सकते हो क्या ज़्यादा, कि आपकी पर्सनल एसेट्स लाइबल होगी, विल इट बी ओके फॉर यू। सो अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप वाला बिजनेस करते हो तो उस बिजनेस में कंपैरेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क होता है, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर है वो पर्सन पर्सनली लाइबल होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। मैंने यहाँ पर खोली थी आइसक्रीम की शॉप, ठीक है, प्यारी सी आइसक्रीम की शॉप मैंने खोली थी, अलग अलग तरह की यहाँ पर आइसक्रीम मिलती थी। यहाँ पर जो लाइबिलिटी आई है मेरे पास वो आई है, मुझे 1 लाख रुपीज पे करने हैं, ठीक है। आइसक्रीम की शॉप से जो मैं दे सकती थी वो मैं दे सकती थी 60,000 रुपीज। तो कहना ही सही, ये जो 40,000 रुपीज है उसके लिए मेरी पर्सनल एसेट्स लाइबल होगी, मेरे पास जो मेरी सेविंग्स है वो भी मुझे देनी पड़ेगी, हो सकता है मुझे अपना कोई एसेट सेल करके लाइबिलिटी पे ऑफ करनी पड़े। सो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस वो पर्सन पर्सनली लाइबल यहाँ पर माना जाएगा। बिजनेस के जो भी डेट है, जो भी उधारी है, जो भी क्रेडिट है, उसके लिए वो पर्सन पर्सनली लाइबल माना जाएगा, उसकी पूरी प्रॉपर्टी तक। इफ आई कंसिडर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बट इन दिस केस जो पर्सन से दे आर पर्सनली लाइबल, और सभी लोग लाइबल होते हैं, नॉट ओनली वन पर्सन बट सारे के सारे पार्टनर लाइबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप में ABCD 4 पार्टनर्स है, ठीक है। यहाँ पर सभी के सारे पार्टनर्स जो होंगे दे विल बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, इधर भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पर सारे पार्टनर्स पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है। कहने से ये जो लाइबिलिटी थी वो डिवाइड हो गई है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप में पर्सन्स इक्वली लाइबल माने जाएंगे। अच्छा, कंपनी और LLP के केस में हमने कंपनी का फीचर पढ़ा था, ठीक है। कंपनी के केस में क्या था बच्चा लोग कि यहाँ पर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो यहाँ पर शेयर होल्डर्स कैसे हैं, लिमिटेड लाइबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन ने 10 रुपीज का शेयर लिया है, ठीक है, ही हैव पेड 5 रुपीज और कंपनी की लाइबिलिटी आती है 1000 रुपीज, तो आपको कितना पे करना है, जो शेयर होल्डर है उसको कितना पे करना है, शेयर होल्डर को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपीज ही पे करना रहेगा। सो कहने से कंपनी के केस में और LLP के केस में जो पर्सन है, जो शेयर होल्डर्स है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड यहाँ पर होती है, यहाँ पर एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। क्रेडिटर का जो भी पैसा है वो कंपनी को पे करना है कंपनी के एसेट से, और LLP को पे करना है LLP के एसेट से। एम आई वेरी क्लियर ऑन द पार्ट ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी? दोनों क्लियर हो गया। हमने सबसे पहला पढ़ा था एक D से विच इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड ओनरशिप, एक और D से हमने पढ़ा D स्क्वायर है डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी। इजी पीजी है ये, जितना कंटेंट यहाँ गिवन है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना काफी रहेगा, एंड ऑब्वियसली यू कैन राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, ठीक है। चलो आगे पढ़े। DGM, जी से क्या है हमारा, जियोग्राफिकल मोबिलिटी। जियोग्राफिकल मोबिलिटी क्या बोलता है, अगर कोई ऐसी कंसर्न है, कोई ऐसी एंटिटी है जो लोकल मार्केट के साथ डील करती है वहां पर, ठीक है, तो कोई भी सीजनल प्रोडक्ट या पेरिशेबल गुड्स यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक सिटी को कैटर करना है, लोकेलिटी को कैटर करना है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप सूटेबल रहेगा। मतलब समझो मेरी बात तुम अच्छे से, ठीक है। कोई भी कंसर्न है, कोई भी कंसर्न मतलब कोई भी एंटिटी है, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर पेरिशेबल गुड्स सेल कर रही हूँ। पेरिशेबल गुड्स मतलब उनका पर्टिकुलर लाइफ टाइम है, उसके बाद वो खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स को हम बोलते हैं ये पेरिशेबल गुड्स है। तो यहाँ पर जब भी आप ऐसे पेरिशेबल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो या ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो जो कि सीजनल है, किसी सीजन में ही आता है, स्पेसिफिक सिटी की नीड्स को कैटर करना चाहते हो कि हाँ ये जो चीज़ है ये मैं सिर्फ और सिर्फ उदयपुर में सेल करने वाली हूँ, इन दैट केस वहाँ पर बोला आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप ज़्यादा सूटेबल रहने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स कैसे है, पेरिशेबल है, जल्दी जल्दी इनका एक्सपायरी पीरियड आ जाता है। सो ईदर यू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर आप पार्टनरशिप के लिए जाओ। अच्छा, अगर ऐसा कोई कंसर्न है जो चाहता है सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटी तक हम नहीं रह जाए, वी डोंट वांट टू लिमिट टू द पर्टिकुलर सिटी, इधर वी वांट कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है पूरे इंडिया में सेल हो, थ्रू आउट इंडिया सेल हो, तो क्या लगता है उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप बेटर रहेगा, पार्टनरशिप बेटर रहेगा या कंपनी बेटर रहेगा?
कंपनी बेटर रहेगा। परफेक्ट। सो अगर आप चाहते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्विस से ऑल ओवर इंडिया जाए, तो उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है यहाँ पर। बिल्कुल परफेक्ट। काजल ने एग्जाम्पल दे दिया मैम, मिल्क है, फ्रूट्स है। परफेक्ट। चलो, सो ऐसा कोई प्रोडक्ट जो कि सीजनल प्रोडक्ट हो, पैरिशेबल प्रोडक्ट हो, एंड यू वांट कि ये जो लोकल मार्केट है हम इनके नीड्स को कैटर करें यहाँ पर, तो उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में जाओ। अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर इंडिया आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को सेल करो, तो वहां पर आपको कंपनी फॉर्म इनकॉर्पोरेट करनी है। सुन पा रहे हो ना आप लोग मुझे अच्छे से? आप लोग अपना अपना भी ध्यान रखना, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तबीयत खराब होती है ना, तो एक दो दिन आपके पढ़ाई में वेस्ट हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि अभी से अपना ध्यान रखो, ठीक है? मैंने भी ध्यान रखा था, पर फिर भी पता नहीं कैसे हो गया। थोड़ा थोड़ा वार्म वाटर पीते जाना, ध्यान रखते जाना, सर्दी में बाहर घूमने मत जाना, क्योंकि एक दो दिन भी हो गया, सर्दी हो गई, कोल्ड हो जाता है, तो आपका पढ़ाई करने का मन नहीं लगता है ना। हम कुछ भी कर लेंगे दीदी, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, बस सोने का मन करता है। सो वो टाइम वेस्ट मत करना। इसीलिए बेटर है कि अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। चलो मैम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम करो। थैंक यू सो मच नीहल, मेरा इतना ध्यान रखने के लिए। आई विल ट्राई। अभी हो रहा है, इट इज मैनेजेबल, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। आई डोंट वांट कि हम ज्यादा डीले करें। चलिए, हाँ, शादी में बिल्कुल मत जाना। चलो पढ़ाई करो। कितने पंचायती हो ना तुम लोग, है ना? 1 घंटे बैठ के पंचायती कर लेंगे, पर 1 घंटे बैठ के पढ़ाई नहीं होगी हमसे। ओ ओ हेलो, इधर इधर फोकस करो, चलो चलो। ये साम्या एकदम परफेक्ट बोला आपने। ये ज्यादा बेटर रहेगा सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ये मैंडेट नहीं बोला कि आप कंपनी बिल्कुल नहीं कर सकते, बट एज अ सीएस यू विल गाइड योर क्लाइंट कि इधर यू गो फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है गाइस, इधर फोकस करें हम लोग। मैनेजरियल नीड्स क्या बोला गया है यहाँ पर, कि अगर आपकी कंसर्न स्मॉल है और वो सिर्फ और सिर्फ लोकल नीड्स को कैटर करना चाहती है, और एक अकेला पर्सन ही इनफ होगा उसे मैनेज करने के लिए। अच्छा, छोटी सी है मेरी जो कंसर्न है, स्मॉल है, छोटी सी है। मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, आई एम सेलिंग विंटर क्लोथ, ठीक है, और मैं बस एक छोटा सा मार्केट है, उन लोगों की नीड्स को यहाँ पर कैटर करना चाहती हूँ। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ओल्ड एज जो पीपल है, मैं उनके लिए ना विंटर के क्लोथ्स लाई हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी नीड्स को कैटर करना चाहती हूँ। मैं और किसी के लिए कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं उनकी नीड्स को यहाँ पर कैटर करना चाहती हूँ। इन दैट केस बोला है, तुम अकेले पर्सन ही सफिशिएंट होंगे सब कुछ करने के लिए, सो यू कैन गो फॉर सोल प्रोपराइटरशिप हियर, वो ज्यादा सूटेबल रहेगा अगर आप लोकल लोगों के नीड्स को यहाँ पर कैटर करना चाहते हो सकता है मैं एक सोसाइटी में एक शॉप ओपन करना चाहती हूँ जहाँ पे जो बच्चे हैं उनके लिए मैं टॉयज सेल करना चाहती हूँ। सो कहने से जो लोकल नीड्स है, आसपास की नीड्स है, मैं उससे कैटर करना चाहती हूँ। इन दिस केस वन पर्सन विल बी इनफ टू मैनेज, वो अकेला ही सब कुछ मैनेज कर लेगा, तो सोल प्रोपराइटरशिप बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैनेजरियल नीड्स की बात करी गई है कि क्या आप अकेले सफिशियंट हो, क्या आप अकेले मैनेज कर लोगे, तो येस यू विल बी एबल टू मैनेज इफ योर कंसर्न इज अ स्मॉल और वो लोकल नीड्स को कैटर कर रहा है। नेक्स्ट है, अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल बेसिस पे है, तो इन दैट केस यहाँ पर अलग अलग स्पेशलिस्ट चाहिए होंगे आपको आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए। तो उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे बेस्ट रहेगा। हम ऐसे ही नहीं, हम एक अकेले की लोकल नीड्स सेटिस्फाई नहीं करना चाहते, हम लार्ज स्केल पे ओपन करना चाहते हैं एक स्टोर जहाँ पर सब कुछ होगा। मतलब आपकी ग्रोसरी आइटम से लेके, आपकी एसेसरीज से लेके, आपकी जनरल आइटम से लेके, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। तो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होना जरूरी है, अलग अलग डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट लोग होना जरूरी है। वन सिंगल पर्सन विल नॉट बी एबल टू मैनेज ऑल द बिजनेस, तो वहां पे कंपनी फॉर्म सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ तक मैनेजरियल नीड्स को आप किससे ध्यान रखोगे? सबसे पहला, एक अकेला पर्सन संभाल सकता है क्योंकि लोकल नीड्स है और स्मॉल कंसर्न है, ठीक है। लेकिन अगर लार्ज स्केल पे करना चाहते हो
स्पेशलिस्ट चाहिए और कंपनी फॉर्म। कोई दिक्कत है यहां तक? डीजीएम तक, डीजीएम तक कोई भी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट है सीपीटी का सी, जो बोलता है कॉस्ट प्रोसीजर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अभी बिना अंदर का कंटेंट देखे तुम मुझे बताओ सबसे चीपेस्ट फॉर्म क्या है ना? सबसे चीपेस्ट में सबसे ज्यादा खर्चा कम किधर होगा? सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में या ओपीसी में? कॉस्ट सबसे ज्यादा कम कहाँ लगने वाली है? प्रोसीजर सबसे ज्यादा इजी कहाँ होने वाला है? और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा कम कहाँ होगा? दीदी अगर हम हमारा छोटा सा दिमाग को यूज करें तो हमारा दिमाग कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे इजी हो जाएगा खोलना। आज आदित्य के दिमाग में आइडिया आया कि यार मस्त सा हम क्या करने वाले हैं, एक बिजनेस करते हैं। किसका बिजनेस करते हैं? वड़ा पाव सेल करेंगे सबको। तो इजीली आदित्य ने क्या किया कि स्टॉल लगा दी, इजीली सोल प्रोप्राइटरशिप खुल गया। चीप फॉर्म में स्टार्ट करेगा वो और कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होगा, एकदम परफेक्ट। तो ये आ गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप, इजीएस्ट है, चीपेस्ट है और कोई भी गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है। ठीक है। सेकंड पार्टनरशिप की बात करें तो वो भी काफी सिंपल है। आज किसने सोचा? तनुजा और कोयल ने सोचा कि मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। ठीक है, एक अकेला नहीं, हम दोनों मिलकर कोई बिजनेस करते हैं। तो उन दोनों ने सोचा और सिंपली ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। इधर भी ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, इजी होता है और सिर्फ यहाँ पर आपको पार्टनरशिप अग्रीमेंट से क्या करना है, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। इवन एक राइटिंग डॉक्यूमेंट भी हमेशा नेसेसरी यहाँ पर नहीं होगा। अच्छा नेक्स्ट, सबसे ज्यादा कॉस्ट किसने में लगने वाली? कंपनी बना रहे हो ना, बहुत सारा पैसा जाएगा तो कॉस्ट सबसे ज्यादा लगेगी। प्रोसीजर भी कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा और गवर्नमेंट रेगुलेशन भी यहाँ पर लगेगी। तो कंपनी के फॉर्म में कॉम्प्लिकेटेड है, लॉ से बनता है, लॉ से ही डिसॉल्व होता है। यहाँ पर दो चीजें आप और ऐड कर सकते हो, इसका एक्सपेंस मोर होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट की बात करके आप लिख सकते हो एक्सपेंस ज्यादा होता है यहाँ पे। प्रोसीजर यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये हमने देख लिया। और प्रोसीजर भी कॉम्प्लेक्स होता है, नॉट इजी। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा इजी नहीं होता है, इजी पीजी है। कोई भी तकलीफ? तकलीफ है क्या? कोई भी तकलीफ? नेक्स्ट देख ले, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अरे प्रॉफिट को डिवाइड करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। अभी तानिया चाहती है कि जो भी बिजनेस से प्रॉफिट हो ना, वो सारा का सारा प्रॉफिट तानिया की पॉकेट में जाए। ठीक है, सारा का सारा प्रॉफिट तानिया की पॉकेट में जाए। तानिया डोंट वांट टू शेयर इट प्रॉफिट फ्रॉम एनीवन। तो ऐसा पर्सन जो अपना प्रॉफिट अपने पास रखना चाहता है एंड ही डोंट वांट टू शेयर हिज प्रॉफिट, तो उस पर्सन को बोला जाएगा भैया तुम तो सोल प्रोप्राइटरशिप ओपन कर दो। आप चाहते हो अपनी पॉकेट में सारा प्रॉफिट जाए, देन प्रेफर सोल प्रोप्राइटरशिप। तो एक एंटरप्रेन्योर जो चाहता है सारा प्रॉफिट उसके पास जाए, उसे सोल प्रोप्राइटरशिप प्रेफर करनी है। अगर आप तैयार हो, हम विश्वास करते हैं शेयरिंग इज केयरिंग में, ठीक है, तो उस केस में आपको पार्टनरशिप ओपन करना चाहिए इफ यू आर रेडी टू डिवाइड योर प्रॉफिट। ठीक है, अगर आप अपने प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हो तो पार्टनरशिप प्रेफर करो, शेयरिंग इज केयरिंग वाला। और कंपनी के केस में क्या होगा, जो भी प्रॉफिट होंगे वो शेयर होल्डर्स के पास डिवाइड होंगे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है, शेयर होल्डर्स के पास प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है? डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, टी से है आपका टैक्स इम्प्लीकेशन। ये क्या बोलता है? टैक्स के बारे में क्या बात करता है बच्चा लोग, कि टैक्स कितना लगेगा। इफ आई कंसिडर सोल प्रोप्राइटरशिप, तो यहाँ पे जो प्रोप्राइटर की इनकम होती है उसी के साथ उसके बिजनेस की इनकम को ऐड कर ली जाती है और आप पे टैक्स लगता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। इन द केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, द टैक्स लाइबिलिटी टोटली डिपेंड्स अपॉन द प्रॉफिट यू हैव अर्नड, कि आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। अगर मैं कंसिडर करूं कंपनी का और एलएलपी का, तो यहाँ पर क्या होता है, उनका कुछ रेट होता है, टैक्स स्लैब रेट होता है एंड उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स का पेमेंट करना रहता है, विच इज कंपैरेटिवली हायर देन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। उससे ज्यादा हायर रहता है आपका कंपनी का और एलएलपी का, यहाँ पर कंपैरेटिवली हायर टैक्स रहेगा। सो टैक्स इम्प्लीकेशंस किस में ज्यादा होती है बच्चा लोग? कंपनी और एलएलपी में ज्यादा होती है और सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में कम होता है। सो टैक्स इम्प्लीकेशन इज लेस
बल्कि कंपनी में मोर रहता है। क्या ये क्लियर है? क्या यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट है? क्रिस्टल क्लियर है? पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यस खुशी राठौर, कंपनी के ओनर की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है बेटा। एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे? पूछ थोड़ी नहीं रही हो, तुम लोगों से करना ही है तुमको। चलो राइट डाउन इट, लिखो लिखो, चलो एक क्वेश्चन लिखो। चलो SBIL का एक क्वेश्चन ढूंढते हैं। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, राइट? कल एक क्वेश्चन देखा था ना हमने, फिर आप लोगों के लिए मैं ढूंढ लेती हूँ एंड देन वी विल सॉल्व इट। चलो क्वेश्चन क्या है? The degree of control and management that an entrepreneur desires to have over business affect the choice of form of organization. In light of the above statement, explain how control and management factor is a basic factor to choose the suitable form of organization. Okay, ये जून 24 का क्वेश्चन है आपका। फॉर योर रेफरेंस क्वेश्चन नंबर 3 का ए है। जो स्टेटमेंट दे रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको बताना है कि कैसे वो अफेक्ट करता है। डिग्री ऑफ हाउ डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, हाउ डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट affects the choice of form of business organization। क्या इसे एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? अच्छा कर तो सकते हो, पर फटाफट से अपना कॉपी और पेन निकालना और इसे लिखो कि कैसे आपका डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अफेक्ट करता है द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जाने की कोशिश तो करना भी मत यहाँ से, ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है पेपर प्रेजेंटेशन का, लिखने का। अगर आपने ये सीख लिया, द आर्ट ऑफ राइटिंग द आंसर्स, यू विल बी 101% वन लेवल अबव ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये लिखना है, साथ साथ लिखना है यहाँ पे। अभी डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ट्राई टू रिकॉल, इसमें हमने क्या देखा था कि कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर कोई पर्सन चाहते हैं पूरा का पूरा अपने हाथ में लेना, कंट्रोल मैनेजमेंट ओनरशिप, तो सोल प्रोपराइटरशिप में जाओ। अगर आप डिवाइड कर सकते हो तो पार्टनरशिप में जाओ। और कंपनी के केस में कंट्रोल और मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होती है। क्या ऐसे लिख सकते हो? ठीक है, लिखो फटाफट। 3 मार्क का क्वेश्चन है। चलो चलो चलो, लेट अस राइट। किस तरह से यू विल राइट? सबसे पहले आप पॉइंट्स में आंसर लिखने वाले हो, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखेंगे। यू गाइज हैव टू राइट डाउन द आंसर इन पॉइंट्स, ठीक है? आपके लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स पढ़ने में एग्जामिनर इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड, सो यू हैव टू राइट द आंसर इन पॉइंट्स। लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ्स हम कहीं और लिखेंगे, लेकिन आंसर जब लिखना है तो पॉइंट्स में आंसर लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखने वाली हो? इफ अ पर्सन, इफ एन एंटरप्रेन्योर, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, नो इश्यूज, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। इफ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू हैव कंप्लीट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ओवर द बिजनेस, मैनेजमेंट ओवर द बिजनेस, पूरा का पूरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चाहता है वो ओवर द बिजनेस, विथ ओनरशिप
विथ ओनरशिप, इन दैट केस आपको क्या बोला जाएगा? इन दैट केस क्या प्रेफर्ड करो? इन दैट केस सोल प्रोपराइटरशिप इज प्रेफर्ड। तो हम बता देंगे उस केस में सोल प्रोपराइटरशिप इज प्रेफर्ड। क्या मेरी सुंदर सी राइटिंग आपको समझ तो आ रही है ना? वर्ड समझ आ रहे हैं, राइट? सोल प्रोपराइटरशिप इज प्रेफर्ड। बच्चे लोग, मैंने एग्जाम दे दिया है, मैं पास हो गई हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, पर मेरे को देखना नहीं है, आपको भी साथ साथ में लिखना है ना। इफ़ यू वांट आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, या फिर समझ सकते हो कि कैसे मेरा यहाँ लिखा जा रहा है, कैसे मैं आंसर्स को प्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ ऐसे देखना नहीं है। यू ऑल्सो हैव टू राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक्स, ठीक है? आई नो आप सभी बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन लिखो, है ना। अभी सेकंड हम बताएंगे पार्टनरशिप के केस में यहाँ पर क्या होता है। तो पार्टनरशिप के केस में आपका कंट्रोल और मैनेजमेंट डिवाइड होता है। तो आप आंसर को इस तरह से भी स्टार्ट कर सकते हो, इन द केस ऑफ पार्टनरशिप द कंट्रोल मैनेजमेंट and ownership is divided between the partners of the firm and they take jointly all the decisions. so jointly सारे decisions यहाँ पर लेते हैं, ठीक है? and they take jointly all the decisions, ठीक है? सो आपको ये समझ आ रहा होगा दीदी, वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट जो क्रक्स है, जो मीनिंग है, वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अगर बात करते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है? इन द केस ऑफ कंपनी, ओहो, in the case of company, the control and management lies with, control और management किसके पास होता है? the control and management lies with the board of directors of a company and the ownership is with the shareholders. यहां पर आप एक पॉइंट और भी ऐड कर सकते हो, so we can say that ownership and management, जो भी ओनरशिप है, जो भी मैनेजमेंट है, वो अलग अलग होता है, इट इज डिवाइडेड इन द केस ऑफ कंपनी। सो वी कैन से दैट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इन द कंपनी। ये आपने तीनों पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है? अभी लास्ट में कंक्लूड कर दो अपने आंसर को। बेस्ड ऑन द above factors, an entrepreneur an entrepreneur can decide, वो डिसाइड कर सकता है, इट्स सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अभी हम क्या करने वाले हैं? अभी हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, फॉर्म ऑफ, और जैसे ही कोई भी आंसर ओवर होगा आपके एग्जाम की नोटबुक में, उस आंसर के ओवर होने के बाद यू विल, ओफो जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, यू विल ड्रॉ एन अंडरलाइन
इफ एट ऑल टाइम परमिट, अगर टाइम परमिट करता है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इजी पीजी। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अंडरलाइन करना है आपको, कंप्लीट कंट्रोल, मैनेजमेंट और ओनरशिप, तो क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, एग्जामिनर ये देखेगा, टिक करेगा, फुल मार्क्स दे देगा। ठीक है, पार्टनरशिप है तो बता दो, डिवाइड कर रखा है हमने कंट्रोल को, मैनेजमेंट को और ओनरशिप को पार्टनर्स के बीच में, और जॉइंटली डिसीजंस लेते। कंपनी के केस में बता दो, ये जो कंपनी है, कंट्रोल और मैनेजमेंट कौन देखता है, बीओडी। शेयर होल्डर्स के पास क्या है, ओनरशिप, सिंपल, एंड दैट इज इट। कितने मार्क्स दिए जाए, कितने मार्क्स दोगे तुम मुझे? तो देर आर हाई चांसेस कि आपको पूरे पूरे 3 मार्क्स इस क्वेश्चन में मिल जाएंगे। इजी लगा? आते हैं मयंक, ऐसे 2-3 क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे जाएंगे। कोई तरह का दिक्कत परेशानी? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड हाउ यू विल राइट डाउन द आंसर्स? लिखा है ना साथ साथ? नहीं संजय, व्हाई विल यू राइट दैट? You are not supposed to write about the liabilities part, because the thing, the question is asking only the control and ownership part, and it is neither asking the degree of risk and liability. If you will see the question says how the degree of control and management affect. It is not saying how the degree of risk and liability affect. I hope I am clear, Sanjay. पूरे के पूरे 3 मार्क्स। चलो, सो मुझे ये बताते हुए काफी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है कि आपका चैप्टर नंबर 1 एंड हो चुका है। सो हमारे चैप्टर नंबर 1 का हो चुका है स्वाहा, ये चैप्टर हो चुका है आपका एंड। तन्मय, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, देयर इज नो नीड टू गिव एनी इंट्रोडक्शन। आप क्या इंट्रोडक्शन दोगे? बिकॉज दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली सेइंग डिग्री ऑफ कंट्रोल और मैनेजमेंट कैसे इफेक्ट करता है। सो देयर इज नो नीड कि यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन दो। अच्छा, अगर इंट्रोडक्शन दोगे तो भी क्या ही दोगे, है ना? ठीक है, यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाला कोई पार्ट ही नहीं है। आई होप आई एम क्लियर, तन्मय एंड गरिमा। क्या क्या इंट्रो दोगे गरिमा इसका? नहीं, क्लास ओवर नहीं हुई है, मैं चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी, यही रुकना है। चैप्टर 2 विल स्टार्ट। इतना खुश मत हो, इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। हाँ, इतनी भी अच्छी नहीं हूं मैं। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो यही रुको। जियोग्राफिकल मोबिलिटी, साम्या बात करती है कि आप अपने बिजनेस को कितना एक्सपांड करना चाहते हो। लोकल रखना चाहते हो आपके बिजनेस को, ऑल ओवर इंडिया रखना चाहते हो, वो बोलता है जियोग्राफिकल मोबिलिटी। मैनेजरियल नीड्स बोलता है कि एक अकेला पर्सन सब कुछ संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा। ठीक है, ये चैप्टर का वेटेज कितना है वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, 3 मार्क्स। चैप्टर खत्म हो गया है हमारा। ठीक है, रिवीजन के नाम पर मैं आपको बता देती हूँ सारे पॉइंट। वैसे DGM CPT हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा था डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, जो हमने डिस्कस कर लिया। डिग्री ऑफ रिस्क एंड लाइबिलिटी, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी ज्यादा होती है, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी डिवाइड हो जाती है, कंपनी के केस में शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है। जिसे हमने जियोग्राफिकल मोबिलिटी देखा, आप अपने बिजनेस को लोकल मार्केट तक रखना चाहते हो, सीजनल प्रोडक्ट्स, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स रखना चाहते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप बेस्ट है, ऑल ओवर इंडिया एक्सपांड करना चाहते हो, आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट हर जगह जाए, तो वहां पर आपको क्या करना है, कंपनी बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का M से मैनेजरियल नीड्स, अगर एक अकेला पर्सन सब कुछ संभाल सकता है, ठीक है, वो लोकल मार्केट की नीड्स को कैटर कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज बेस्ट। आप यहाँ पर नॉर्मल लेवल पर नहीं, आप लार्ज स्केल पर जाना चाहते हो, कंपनी फॉर्म इज बेस्ट। उसके बाद C से कॉस्ट प्रोसीजर देखा था हमने, तो सोल प्रोप्राइटरशिप चीपर है, ईजियर है, और कोई भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस यहाँ पर नहीं होता। पार्टनरशिप भी ईजियर है, इवन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट की जरूरत भी नहीं होती। टॉकिंग अबाउट द कंपनी, कंपनी को फॉर्म करना थोड़ा सा यहाँ पर ईजियर प्रोसेस नहीं है, द प्रोसेस इज कॉम्प्लिकेटेड, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं, एंड इट इज नॉट चीपर। ठीक है, C हो गया। P से हम लोगों ने यहाँ पर CPT, T से क्या देखा हमने, टैक्स इम्प्लीकेशन। तो अगर मैं कंसिडर करूँ कंपनी, तो कंपनी में टैक्स और LLP में टैक्स ज्यादा लगता है कंपैरेटिवली टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, वहां पर टैक्स इतना नहीं लगता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, कोई क्लास ओवर नहीं होगी। हाँ, अच्छा, P से एक और हमारा प्रॉफिट था, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सारा के सारा प्रॉफिट पॉकेट में जाएगा, पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा, कंपनी में शेयर होल्डर को डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट मिलेगा। कोई क्लास खत्म नहीं हुई है। ठीक है,
शुरू होते से खत्म कर दो। हाँ बिल्कुल गरिमा, फुल एनर्जी है और फुल एनर्जी में ही रहना है। तुम समझो, इवन आई एम नॉट वेल, फिर भी मैं आई हूँ यहाँ पे तुम्हें पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगर मैं चाहती तो लीव ले सकती थी, क्लास कैंसिल करवा सकती थी, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। बिकॉज आपको पढ़ना है, मैं चाहती हूँ आप पढ़ो, तो थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ, इतनी जल्दी जल्दी नहीं करनी। अलग ही टेंशन है इनको, मैम ये लेक्चर रिकॉर्डेड में जाएगा तो किस चैप्टर में जाएगा। हाँ साधक, चलो ये चैप्टर हो चुका है हमारा एंड। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आराम से 1 मिनट का ब्रेक ले लो। डोंट वरी, सेकंड चैप्टर में भी हम कुछ वही चीजें पढ़ने वाले जो आपने ऑलरेडी कंपनी लॉ में पढ़ लिए, तो मजा ही आएगा। दिस लेक्चर विल बी ऑन अ वेरी लाइटर सेशन, एकदम लाइटर नोट पे ये लेक्चर रहेगा हमारा। ठीक है, तो परेशान मत हो। ओके अर्शी, चलो लेट्स स्टार्ट। चलो चलो, चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 ओवर हो चुका है, एंड हियर कम्स आवर चैप्टर नंबर 2। आया नहीं है हमारा चैप्टर नंबर 2। चलो जस्ट अ सेकेंड। जस्ट गिव मी अ मिनट। हम्म, ब्रेक ले लो 2 मिनट का, एंड देन वी विल स्टार्ट। ये यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया ना इन्होंने। चलो स्टार्ट करें। नहीं नहीं, चैप्टर का बिल्कुल बिल्कुल मन है। तुम्हारा मन होता है कभी पढ़ने का? हाँ, पंचायती करने का ही मन होता है, पूरे टाइम पंचायती करा लो। कैसे हो ना तुम लोग। चलो 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 गाइस। अच्छा, क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम देख लो। चैप्टर बोलता है कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड कंपनीज, विच सेज कि हम अलग अलग तरह की टाइप्स ऑफ कंपनीज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 में। इन चैप्टर नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड कि कितने तरह से बिजनेस होते हैं, कितने फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया था अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो गवर्न करते हैं कि कौन से तरह का बिजनेस आपको करना है। सेकेंड चैप्टर में हम देखने वाले हैं कितनी अलग अलग तरह के कंपनीज यहाँ पर होती हैं। सो द टाइप्स ऑफ कंपनीज वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, क्या हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला कंपनी, कंपनी का सेक्शन कौन सा है, कंपनी का सेक्शन है 2 क्लॉज 20। कंपनी मतलब क्या होता है, कंपनी कौन से लैटिन वर्ड से आया है, समझो एक तरह से रिविजन ही हो रहा है। कंपनी आया है लैटिन वर्ड कम एंड पनीस से। कम का मतलब होता है विथ और टुगेदर, पनीस का मतलब होता है ब्रेड। पहले के टाइम पर लोग क्या करते थे, फेस्टिवल्स के बीच में दे ईट टुगेदर, दे टॉक टुगेदर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेस्टिवल्स अबाउट द बिजनेस थिंग्स। देन दे सी कि अभी फेस्टिवल्स के टाइम पे हम बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बिजनेस इज गेटिंग कॉम्प्लेक्स डे बाई डे, सो देर इज अ नीड टू फॉर्म अ सेपरेट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड दैट इज हाउ योर नेम कंपनी हैज बीन डिराइव्ड। तो कंपनी एक लैटिन वर्ड से आया है, कम एंड पनी से। सेक्शन 2 क्लॉज 20 वैसे तो बात करता है, अगर मैं कंपनीज एक्ट की बात करूं तो कंपनी के बारे में सेक्शन 2 क्लॉज 20 यहाँ पर बात करता है। अच्छा, ये कंपनी का लीगल स्टेटस आप देख सकते हो। कंपनी के पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं, इन सभी फीचर्स को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था आपके कंपनी लॉ वाले सब्जेक्ट में। ठीक है, क्या फीचर्स होते हैं, परपैचुअल सक्सेशन, मेंबर्स में गो, मेंबर्स में कम, बट द कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर एंड एवर एंड एवर। सेकेंड हमने देखा था सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी है, सिर्फ कंपनी की प्रॉपर्टी है, कंपनी के नेम पे प्रॉपर्टी है।
अगर आज गोलमाल लिमिटेड जो कंपनी है, उन्होंने 10 एसी खरीदे हैं, ठीक है, अभी तुम जो हो गोलमाल लिमिटेड के मेंबर हो, फॉर एग्जांपल समझो मयंक इज अ मेंबर ऑफ गोलमाल लिमिटेड, तो मयंक बोल सकता है अरे वो जो गोलमाल लिमिटेड ने 10 एसी खरीदे, एक मेरे घर पे भेजना, तो हम तो कंपनी के ओनर है, तो एक मेरे घर पे एसी भेज देना। नॉट पॉसिबल, क्योंकि कंपनी की एसेट, कंपनी की प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर है, सिर्फ और सिर्फ कंपनी की है, उसके मेंबर्स की नहीं होगी, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफर हो सकते हैं किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन पर। कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब टू फाइल अ केस, कंपनी अपने नाम पर किसी और पर्सन पे केस फाइल कर सकती है, और कोई और पर्सन भी कंपनी के नाम पर यहाँ पर केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या बोलता है यहाँ पर कि कंपनी अलग और कंपनी को बुलाने वाला अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पर होती है, जहाँ पर हमने बहुत फेमस वाला केस भी देखा था, सैलमन वर्सेस सैलमन। रिवाइज हो रहा है, आई टोल्ड यू बहुत ही लाइटर नोट पे लेक्चर रहेगा। कंपनी को हमने क्लासिफाई किया है डिफरेंट टाइप्स में, स्टैचूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा, स्टैचूटरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के अंदर बनी है, देखा है हमने ये पूरा का पूरा। रजिस्टर्ड कंपनी में 3 तरह की कंपनी है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय शेयर्स में यहाँ पर शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में उनकी गारंटी में जितना अमाउंट बोला उतनी उनकी लाइबिलिटी रहेगी, और अनलिमिटेड कंपनी में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। अनरजिस्टर्ड कंपनी मतलब जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। चलो, इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे बेटा ये सब कुछ मैं बता चुकी हूँ आपको, है ना। कंपनी लॉ में अगर कोई बच्चा ऐसा है जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहा है, कंपनी लॉ नहीं देखा है, तो आई विल इंसिस्ट यू कि आप एक बार कंपनीज एक्ट देखो, सब कुछ डिटेल में बताया है। स्टैचूटरी कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर बनी है, जैसे कि आपका RBI, आपका LIC। रजिस्टर्ड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर, मतलब कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, अभी मैंने आपको बता दिया, अनलिमिटेड कंपनी में उनकी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड बाय गारंटी में जितना अमाउंट उन्होंने अंडरटेक किया है, वाइंडिंग अप के टाइम पे जितना गारंटी में अमाउंट बोला उतना देना पड़ेगा। लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहने वाली है, अनपेड अमाउंट जो शेयर्स का है। ये अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज है जिनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। हाँ हाँ, अभी तो स्टार्टिंग है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा ना, दीदी कितना इजी, एकदम लड्डू सा चैप्टर, एकदम इजी सा चैप्टर। यस यस यस, अभी तो शुरुआत हुई है बेटा, है ना। CS एग्जीक्यूटिव भी शुरू शुरू में इजी लग रहा होगा, फिर धीरे धीरे पता चलेगा। तो इट्स द स्टार्टिंग ओनली। प्रियंशी बोल रही है मैम बहुत कुछ आगे, बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत कुछ है, पर ठीक है, शुरू में आपको कॉन्फिडेंस हम बूस्ट करेंगे। तो अदर फॉर्म ऑफ कंपनीज में अलग अलग तरह की कंपनीज हैं जो इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहली तरह की कंपनी के बारे में, विच इज प्राइवेट कंपनी। जरा देखो ना, कुछ तो दिखा दिखा लग रहा है क्या प्राइवेट कंपनी के बारे में, कुछ दिखा दिखा। अच्छा, फटाफट से मुझे सेक्शन बताओ, प्राइवेट कंपनी का सेक्शन क्या है। जब भी प्राइवेट कंपनी बोलोगे, मैंने बताया था आपको याद आ जाना चाहिए कि उसके आर्टिकल्स में 3 चीजें होती है, LPR, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। लिमिटेशन क्या है कि मेंबर्स मैक्सिमम 200 होंगे। प्रोहिबिशन, ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते हो। किस चीज का प्रोहिबिशन है, यू कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब द सिक्योरिटीज ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। रेस्ट्रिक्शन क्या है, आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। परफेक्ट, 2 क्लॉज 68, परफेक्ट, वेरी गुड, काफी सारे बच्चों को याद था, ऑसम, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्ट करता है आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, प्रोहिबिट करता है आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते हो। अच्छा, लिमिटेशन क्या लगा इसमें, मेंबर्स ना मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 200 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। पर इस 200 मेंबर्स में हम किनको काउंट नहीं करते हैं,
जो पर्सन कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है, कहने से जो कंपनी के एम्प्लॉयज है उसको काउंट नहीं करोगे। और ऐसे पर्सन जो पहले कंपनी के एम्प्लॉयज थे, जो एक्स एम्प्लॉयज थे, और जब वो एम्प्लॉयज थे तब उन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे और फिर वो कंपनी छोड़कर चले गए हैं, तो उन पर्सन को भी आप 200 की लिमिट में काउंट नहीं करोगे। पर्सन हु वर फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंपनी, पहले प्रीवियसली वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में थे, प्रीवियसली वो कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर थे और उसके बाद कंपनी छोड़कर चले गए हैं। अच्छा, ऐसे कोई पर्सन है जो जॉइंट शेयर होल्डर से, फॉर एग्जाम्पल शेफाली और दिव्या ने साथ में मिलकर शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, इन दैट केस जो जॉइंट शेयर होल्डर्स है दे विल बी काउंटेड एज सिंगल वन। जब 200 की काउंटिंग होगी तो अब हम उन्हें सिंगल काउंट करेंगे। 2 और मोर पर्सन जिन्होंने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं दे विल बी ट्रीटेड एज सिंगल मेंबर। क्या कोई भी तकलीफ है? इजी है प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एग्जाम्पल्स है आपके लिए प्राइवेट कंपनी के, जैसे कि फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कैसे पता चलेगा कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी है? उसके नाम के पीछे होगा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। जोमेटो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अच्छा, बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो पब्लिक कंपनी का सेक्शन क्या है? मैंने आपको बताया था पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स होते हैं, मिनिमम 7। तो 2 क्लॉज 71 क्या है? पब्लिक कंपनी का यहाँ पे आपका सेक्शन है। पब्लिक कंपनी का सेक्शन साथ साथ बोलता है, साफ साफ बोलता है, ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी। क्या बोलता है? अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, वो क्या हो जाएगी? आपकी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ये तो वही बात होगी, जो लड़का नहीं है वो क्या है? लड़की है, ठीक है। सो यहाँ पर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बोली है, मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। अरे भैया, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं उसे हम पब्लिक कंपनी बोलेंगे। यस दिव्या सिंह, इट इज नेसेसरी, ठीक है। एक कंपनी जो कि सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, उसे भी आप क्या मानोगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी मानोगे। इवन दो उसके आर्टिकल्स में वो प्राइवेट कंपनी की तरह कंटिन्यू रहेगी, लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो वो वो डीम्ड पब्लिक कंपनी कहलाएगी, ठीक है। समझो, लेट्स अज्यूम होशियार लिमिटेड आपकी पब्लिक कंपनी है, होशियार लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? बेवकूफ लिमिटेड, बेवकूफ प्राइवेट लिमिटेड। होशियार लिमिटेड की सब्सिडरी है बेवकूफ प्राइवेट लिमिटेड। मैंने इसे एक पब्लिक कंपनी की जो भी सब्सिडरी, इवन दो इट इज अ प्राइवेट कंपनी, लेकिन उसे हम क्या मान लेंगे? डीम्ड पब्लिक कंपनी मान लेंगे। वो अपने आर्टिकल्स में तो प्राइवेट कंपनी की तरह ही रहेगी, लेकिन हम उसे डीम्ड मान लेंगे, वो पब्लिक कंपनी है, उसे पब्लिक कंपनी के सारे रेगुलेशंस यहाँ पर फॉलो करने रहेंगे। अच्छा, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 7, और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। पब्लिक कंपनी को लॉफुल पर्पस के लिए आप ओपन कर सकते हो 7 और मोर मेंबर्स जिन्होंने अपना नाम MOA में सब्सक्राइब किया है। दीदी, जैसे प्राइवेट कंपनी के एग्जांपल्स थे, पब्लिक कंपनी के भी एग्जांपल्स है, देखो जरा। जैसे कि स्नैपडील लिमिटेड, गोदरेज कैपिटल लिमिटेड। पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में क्या आएगा? लिमिटेड। प्राइवेट कंपनी के नाम के एंड में क्या आएगा? प्राइवेट लिमिटेड। इज इट गोइंग फाइन? ज्यादा तो नहीं लग रहा है स्पीड? क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, फिर भी स्पीड ज्यादा लग रहा है, तो आई कैन स्लो इट डाउन। बता दो एक बार, स्पीड सही लग रही है? परफेक्ट है, ऑसम। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं OPC। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखा है। दैट इज 1 पर्सन कंपनी। ऐसा लगता है ये कंपनी तो है, लेकिन इस कंपनी में एक अकेला इंसान है। यस, एकदम सही। इस कंपनी में
सिर्फ एक ही पर्सन होता है जो शेयर होल्डर होता है, जो मेंबर होता है। हालांकि इस कंपनी में डायरेक्टर्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो मेंबर्स है, जो शेयर होल्डर है, ओनर है, वो सिर्फ एक अकेला पर्सन होगा। सो वन पर्सन कंपनी साफ साफ बोलती है इसमें एक ही शेयर होल्डर होगा। यहाँ पर एक कंपनी बनाई जाती है तो यहाँ पर एक लीगल एंटिटी दी जाती है, और जो भी लाइबिलिटी होती है इट वुड बी लिमिटेड टू कंपनी ओनली। एक अकेला पर्सन यहाँ पर मेंबर होगा, ठीक है। अच्छा, वन पर्सन कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज इंपॉर्टेंट। ये आप अभी पहली पहली बार देख रहे होंगे। वन पर्सन कंपनी जैसी आपकी नॉर्मल कंपनीज होती है, वैसे ही हमारी वन पर्सन कंपनी भी यहाँ पर है। कंपनी के फॉर्म में ही ये कंपनी बनती है। कुछ एग्जाम्पशंस दिए हुए हैं, आपने देखा होगा वन पर्सन कंपनी है, सो गवर्नमेंट नहीं चाहती इस कंपनी को हम ज़्यादा रेगुलेशंस, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन करें, तो उनको ना हम कुछ बेनिफिट दे देते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वन पर्सन कंपनी बनाती है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। दीदी कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या? बेसिकली कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहाँ आपने पैसा लगाया, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई थिंक आपने 11th-12th में देखा होगा अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो, ठीक है। तो अभी ध्यान रखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो भी ओपीसी की है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नहीं वेदांत, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेमोरेंडम ऑफ ओपीसी। ओपीसी का भी मेमोरेंडम होगा, उसमें आपको बताना है दूसरे पर्सन का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल ओपीसी बनाई है, लेट्स अज्यूम कि ओपीसी किसने बनाई है, हमारे मिस्टर कालिया ने ओपीसी बनाई है। तो यहाँ पर जो मेमोरेंडम है ओपीसी का, उसमें एक क्लॉज होती है। क्या किसी को वो क्लॉज याद है, जिसे हम बोलते हैं नॉमिनी क्लॉज? उसमें लिखा होता है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द पर्सन, जो भी अभी मेंबर है उसके बाद कौन होगा, तो नॉमिनी का नाम आपको मेमोरेंडम में लिखना है, आपको नॉमिनी क्लॉज में यहाँ पर लिखना है। सो इन दैट केस आपको उस पर्सन की रिटन कंसेंट लेनी है और उसका नाम लिखना है कि अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो यहाँ पर कंपनी का मेंबर कौन बनने वाला है, उसका रिटर्न कंसेंट लेना है। और साथ ही साथ आरओसी के पास भी फाइल करना है। आरओसी को भी पता होना चाहिए कि इधर अगर इस पर्सन की डेथ हो जाती है तो कौन सा ऐसा पर्सन है जो इसकी जगह कंपनी को चलाएगा। एम आई वेरी क्लियर? ये पहले मेरी बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये मैं बाद में पढ़ा दूंगी, पहले मैं मेरे बारे में बता देती हूँ आप लोगों को। काजल, आई एम फ्रॉम चित्तौड़गढ़, राजस्थान। राजस्थान में एक सिटी है चित्तौड़गढ़, मैं वहां से हूँ, ठीक है। अभी पढ़ ले। अभी ये जो कंपनी है उसके नाम के एंड में क्या लिखा होना चाहिए, वन पर्सन कंपनी लिखा होना चाहिए। जैसे पब्लिक कंपनी है तो नाम के एंड में लिमिटेड आता है, प्राइवेट कंपनी है तो नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड आता है। वैसे ही अगर ओपीसी है तो उस कंपनी के नाम के एंड में क्या आ जाएगा, वन पर्सन कंपनी आ जाएगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं। फर्स्टली हम लोगों ने क्या देखा है यहाँ पर कि अगर आपकी वन पर्सन कंपनी है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं है। कंपनी का जो मेमोरेंडम है उस केस में आपको बताना है इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, इन द इवेंट ऑफ सब्सक्राइबर डेथ, सब्सक्राइबर की डेथ के केस में जो नॉमिनी है वो कौन बनेगा, उसको आपको रिटर्न कंसेंट भी देना है, ठीक है। थर्ड हम देख रहे हैं साथ ही साथ आरओसी के पास फाइल करना है। थर्ड हम देख रहे हैं ये जो कंपनी है उसके नाम के एंड में क्या होना चाहिए, वन पर्सन कंपनी होना चाहिए। आई हैव रिपीटेड ऑल दीज 3 पॉइंट्स। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है यहाँ तक? और कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जो एनुअल रिटर्न है आपकी कंपनी का उसे कौन साइन कर सकता है, या तो सीएस साइन कर सकता है। देखो जनरली एनुअल रिटर्न शैल बी साइन बाय द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी, लेकिन ये ओपीसी है, ठीक है। जरूरी नहीं कि कंपनी में सीएस अपॉइंट कर रखा हो, क्योंकि एक लिमिट है। तो अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो उस केस में कंपनी का डायरेक्टर भी साइन कर सकता है। सो कहने से जो आपका एनुअल रिटर्न है इट शैल बी साइंड बाय द कंपनी सेक्रेटरी, लेकिन अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है इन दैट केस इट कैन बी साइंड बाय द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है। सो शॉर्ट में मैं आपको बताती हूँ, एनुअल जनरल मीटिंग मतलब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। एनुअल जनरल मीटिंग या कोई भी मीटिंग होती है उस केस में इन्हें मीटिंग करने की जरूरत नहीं,
जब मैं कह रही हूँ शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, मतलब काफी सारे शेयर होल्डर्स आते होंगे, लेकिन जरा तुम मुझे बताओगे ओपीसी में कितने शेयर होल्डर्स हैं? जरा तुम छोटे से दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर डाल के बताओगे कि 1% कंपनी में आखिरकार शेयर होल्डर है तो है कितने? बताओ यार। ठीक है, नहीं नहीं बता पा रहे हो क्या? वन, मयंक मित्तल ने बताया वन। यस प्रियांशी, परफेक्ट। सो बेसिकली आपके यहाँ पर 1% कंपनी है, तो 1% कंपनी में शेयर होल्डर एक ही होता है, एक ही मेंबर होता है। अब वो अकेला इंसान मीटिंग कैसे करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर बोला गया एनुअल जनरल मीटिंग के केस में, क्योंकि वो ओपीसी में एक ही पर्सन है, इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे आपका रिजोल्यूशन पास हो गया है जैसे ही आपने मिनट्स बुक में लिखा। अगेन क्वेश्चन आ सकता है, दीदी दीदी मिनट्स बुक मतलब क्या? जब भी कोई भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ गया उसकी समरी बनती है, जैसे हम बोलते हैं मिनट्स, ठीक है? कंपनीज एक्ट में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक अकेला पर्सन ही है, क्या ही मीटिंग करेगा वो? दैट्स वाई बोला गया हम मान लेंगे कि रेजोल्यूशन डिसाइड हो गया जैसे ही आपने मिनट्स बुक में एंटर कर दिया है, ठीक है? फिर बोला गया है मीटिंग के बारे में, दैट इज बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करूं तो ओपीसी को साल में एक कैलेंडर ईयर में 2 बोर्ड मीटिंग करनी रहेगी। कितनी? सिर्फ 2 बोर्ड मीटिंग करनी। एक बोर्ड मीटिंग हाफ कैलेंडर ईयर में और दूसरी बोर्ड मीटिंग हाफ कैलेंडर ईयर में, यानी कि जैन फैब मार्च अप्रैल मई जून, ये हाफ कैलेंडर ईयर हो गया। सो कहने से जनवरी टू जून में आपको पहली बोर्ड मीटिंग करनी है और जुलाई टू दिसंबर में आपको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग करनी, आपके सेकंड वाली बोर्ड मीटिंग करनी। और साथ ही साथ बोला 2 बोर्ड मीटिंग के बीच का गैप कम से कम 90 डेज का तो होना चाहिए। तो जब भी 2 बोर्ड मीटिंग कंपनी में हो रही है उसके बीच का गैप मिनिमम 90 डेज यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? एजीएम देख लिया, बोर्ड मीटिंग देख ली। फिर बोला गया ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी ने बनाई थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है आरओसी के पास। कब फाइल करनी है? 180 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया है, वहां से 180 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना है? आरओसी के पास आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर देनी है। क्या ये क्लियर हुआ है? हमने काफी सारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं। देखो आप में से कुछ बच्चे होंगे जो चाह रहे होंगे नोट्स बनाने का, ठीक है? शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाने का। वैसे तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस तरीके से आपको शॉर्ट में नोट्स बनाने हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप फिर से चाहते हो तो मैं आपको फिर से बताऊंगी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 1%। और इसके बाद भी कोई बच्चा मुझे फिर से पूछता है कि दीदी कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, तो फिर मैं फिर से नहीं बताऊंगी, फिर आपको मैं बोलूंगी ये लेक्चर देखो और इस लेक्चर में आई हैव टोल्ड यू, ठीक है? डन है? अभी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओबीसी, लेट्स अज्यूम इट इज योर नोटबुक, तो आप कैसे बताओगे यहाँ पर? सबसे पहला बेस्ट रहेगा अगर आप चार्ट फॉर्म में करते हो, नोट्स बनाते हो, तो ये शॉर्ट नोट्स जो बच्चा बनाना चाहता है, ये क्यों क्यों है जरूरी? अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो फटफट रिवाइज कर सकते हो की पॉइंट से। कैसे नोट्स बनाओगे अभी हमें पता है, तो फटाफट से यू विल डू दिस एरोज। फटाफट से हमने एरो कर दिए। सबसे पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था ओपीसी के केस में कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सीएफएस जरूरी नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट इंक्लूड, बस अभी आप सेंटेंस फॉर्म कर लोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये पहला पॉइंट आपका कवर हो गया है, ठीक है? दूसरा हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आरओसी के पास फाइल करना है 180 डेज के अंदर अंदर, ठीक है? तो लिख दो फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू आरओसी विद इन 180 डेज फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए, ठीक है? फिर थर्ड पॉइंट किससे रिलेटेड आप लिख सकते हो यहाँ पर? बोर्ड मीटिंग, ऑल जनरल मीटिंग से रिलेटेड। बोर्ड मीटिंग साल में 2 करनी है, 1 इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर, मिनिमम गैप 90 डेज। ये आपने लिख दिया है यहाँ पर। फिर जनरल मीटिंग में लिखना, जनरल मीटिंग सफिशिएंट है अगर रिजोल्यूशन
रिटर्न इन मिनट्स बुक में लिख दिया है तो। अच्छा, ये नॉर्मल पॉइंट था कि ओपीसी है तो नाम के एंड में क्या होना चाहिए, नेम एंड विथ ओपीसी, 1% कंपनी से नाम आपका एंड हो जाएगा। अच्छा, और कौन सा पॉइंट हमारा मिस हुआ है? अच्छा, नॉमिनी क्लॉज वाला, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दो मेमोरेंडम में नॉमिनी क्लॉज कब पता चलेगा, इवेंट ऑफ डेथ में, साथ में फाइल विथ आरओसी। एक और हम लोगों ने देखा था कि एनुअल रिटर्न सीएस है तो सीएस साइन करेगा, अगर सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन कर देगा। परफेक्ट दिव्या। तो एक और एरो मैं कहाँ बनाऊं बताओ जरा। चलो एक और एरो यहाँ बना देते हैं। एनुअल रिटर्न shall be signed by CS, और if no CS then director। बस अभी आपको क्या करना है, सिर्फ अगर आपने अपनी नोटबुक में चार्ट बना दिया है, इन दैट केस फटाफट यू विल गो थ्रू दिस चार्ट और आपको समझ आ जाएगा कि हाँ हाँ ये मेन की पॉइंट्स है। यू विल बी एबल टू फॉर्म एनी सेंटेंस, बट हाँ आपके आंसर में ये कीवर्ड्स होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ, यू डोंट नीड टू रट्टाफाई ऑल दीज थिंग्स कि दीदी इतनी थ्योरी है कि हमें वर्ड बाय वर्ड याद करना पड़ेगा। कंप्यूटर का दिमाग है क्या? नहीं है ना, ह्यूमन है, इंसान वाला दिमाग है हमारा, ठीक है। कीवर्ड्स पता होने चाहिए। अभी आप ये नहीं बोल सकते हो कि बोर्ड मीटिंग 2 की जगह आप 4 लिख कर आओगे तो भी सही होगा, वो सही नहीं होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा 2 बोर्ड मीटिंग करनी है, यहाँ पर मैंने की पॉइंट्स लिख दिए, अभी मैं सेंटेंस फॉर्म कर दूंगी। इन केस ऑफ ओपीसी एटलीस्ट 2 बोर्ड मीटिंग शुड बी हैड, 1 इन ईच हाफ कैलेंडर ईयर, एंड द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग शुड बी मिनिमम 90 days। इट इज ऑल सॉर्टेड। सो इफ एट ऑल एनी वन ऑफ यू वांट कि हम शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड नोट्स हैं वो मैं आपको दे रही हूँ ई नोट्स में, पीपीटी नोट्स में। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं वो आपको डीपीपी में पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो शॉर्ट नोट्स बनाना साथ साथ, तो आप इस चीज में बना सकते हो। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट, ठीक है। जरूरी है, मैंडेटरी है नहीं, मैंडेटरी नहीं है, बट यस आपका काम थोड़ा और इजी हो जाएगा अगर आप इसे बनाओगे तो। डन है यहाँ पर। इफ यू वांट टू राइट हम लिख दो। नहीं साधक, नॉमिनी शेयर होल्डर कैसे होगा? 1% कंपनी मतलब तो एक ही पर्सन है ना शेयर होल्डर। ठीक है, कोई डाउट है? ऐसे कोई बच्चा मुझसे आई गेस एग्जाम्पल पूछ रहा था ओपीसी का। बेटा ऐसा कोई बहुत फेमस एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बताऊं तो एक ओपीसी थी, केशव वेलनेस ओपीसी, ठीक है, 1% कंपनी, तो वो एक एग्जाम्पल है। केशव वेलनेस 1% कंपनी। खुशी राठौर आप ही पूछ रहे थे ना। नॉमिनी शेयर होल्डर नहीं हो सकता है साधक, क्योंकि 1% कंपनी तो एक ही शेयर होल्डर होगा। अगर उस पर्सन की डेथ हो जाएगी तो फिर नॉमिनी शेयर होल्डर हो जाएगा। गरिमा इज आस्किंग मैम की पॉइंट्स मॉड्यूल में हाईलाइट कर ले तो, या ये नोट्स ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे? गरिमा बोथ वेज इज फाइन, अगर आप की पॉइंट्स मॉड्यूल में हाईलाइट करोगे तो भी ठीक है, चलेगा। बट ये है कि मॉड्यूल आप बार बार हर जगह कैरी नहीं कर सकते हो, इतनी बड़ी होगी, तो नोट्स बना दो, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहो तो कोई कोई कंपनी, जैसे अभी हम आगे निधि कंपनी पढ़ेंगे, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस केस में आप नोट्स बनाओगे तो बेनिफिशियल रहेगा। या जो टॉपिक आपको हार्ड लग रहा है उसका नोट्स बना दो, बाकी मॉड्यूल में हाईलाइट कर दो। देखो देखो देखो, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है आपके दिमाग में, समझो। ये जो नोट्स वाला पार्ट है, बहुत एक्सट्रीम कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, लिसन टू मी। आपको पता है आप लोगों के पास क्या क्या है? ये पीपीटी नोट्स, और आई कैन से कि ई नोट्स में भी सेम कंटेंट है हमारे पास,
ठीक है। साथ ही साथ आपको चार्ट बुक भी मिली है, और ऑब्वियसली आपके पास आपके ICSI की मॉड्यूल भी होगी, स्टडी मटेरियल भी होगा आपके ICSI का। मैं सिर्फ जो एक चीज कहने वाली हूँ, बहुत ध्यान से सुन लेना। थ्रू आउट द ईयर, ओफो जस्ट अ सेकेंड, है ना, थ्रू आउट द ईयर आपको ध्यान रखना है आपका स्टडी मटेरियल एक ही होना चाहिए। अब जिससे भी पढ़ रहे हो, डिसाइड योरसेल्फ। हो सकता है किसी बच्चे के लिए ई नोट्स हो, किसी के लिए मॉड्यूल हो, या किसी के लिए खुद के नोट्स हो, या किसी के लिए चार्ट बुक हो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर्सन टू पर्सन। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आप नोट्स पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज़ उसमें कॉन्टेंट सारा होना चाहिए। सेकेंड थिंग कि वही नोट्स आपको थ्रू आउट द ईयर यूज करने हैं। ऐसा नहीं है थोड़े टाइम PPT नोट्स से पढ़ लिया, फिर थोड़े टाइम हम मॉड्यूल से पढ़ रहे हैं, फिर थोड़े टाइम बाद उसी चीज़ का हम खुद का नोट्स बना रहे हैं। इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होने वाला है। सो एक बार आराम से डिसाइड कर लो। अगर मैं आपको 2 ऑप्शंस देती हूँ यहाँ पर, सबसे पहला, अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हो तो ऑब्वियसली ये ई नोट्स PPT नोट्स बिल्कुल सफिशिएंट है, ये मैं कह ही नहीं रही हूँ, सफिशिएंट है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और साथ ही साथ अगर आप रिवाइज करना चाहते हो तो उसके लिए आप चार्ट बुक को भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कोई बच्चा है जो चाहता है कि मैम हम हमारे हैंड रिटन नोट्स बनाए, ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया इस वे से आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। क्योंकि कोई टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ई नोट्स में तो पूरा सेंटेंस फॉर्मेशन है, तो उसमें 3-4 पेजेस लगेंगे। लेकिन वही अगर आप की पॉइंट्स लिखते हो तो हो सकता है वो आपका एक पेज में भी कंप्लीट हो जाए। तो आप चाहो तो ई नोट्स से पूरा पढ़ लो। कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसके लिए की पॉइंट वाले आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। नॉट मैंडेटरी, पर बनाओगे तो बेनिफिशियल रहेगा। साथ ही साथ आप चाहो तो चार्ट बुक भी रेफर कर सकते हो। अगेन एक क्वेश्चन आएगा, दीदी ICSI की तरफ से जो मॉड्यूल मिलती उसका क्या करना है। देखो मैंने यही बोला, अगर तुम मॉड्यूल में से हाईलाइट कर रहे हो सारे की पॉइंट्स, तो तुम थ्रू आउट मॉड्यूल से ही पढ़ो। थोड़ा मॉड्यूल से पढ़ रहे हो, थोड़ा ई नोट से पढ़ रहे हो, थोड़ा चार्ट बुक से पढ़ रहे हो, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कहाँ से इंफॉर्मेशन कैटर करनी है। आप फिर भी ऐसे बच्चों जो चाहते हो नहीं एक बार तो हमें मॉड्यूल पढ़नी, व्हाट यू कैन डू इज, जैसे ही हमेशा लेक्चर खत्म होता है मॉड्यूल लो, मॉड्यूल की एक रीडिंग कर लो। इफ़ यू थिंक कि हाँ मॉड्यूल वाले सारी चीज़ें कवर है हमारे PPT नोट्स में, ई नोट्स में, कंटेंट ही सारा कवर्ड है, तो क्यों डबल बार पढ़ना, एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको लगता है कोई टॉपिक नहीं है तो अपने PPT नोट्स में वो टॉपिक ऐड कर लो, एंड दैट इज इट, ऑल सॉर्टेड, ठीक है। मैम लिखकर याद हो रहा है याद कर, मैम लिखकर याद हो रहा है याद करने की, बट मैम नोट्स बनाना भी नहीं चाहता हैंड रिटन, बिकॉज रुद्रांश क्या है ये, क्या है ये रुद्रांश, मैम लिखकर याद तो हो रहा है पर मैं नोट्स नहीं बनाना चाहता हूँ, ठीक है। इस टॉपिक का वेटेज ऋषभ मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी, क्योंकि आज हमने बहुत कम टॉपिक्स पढ़े। यू विल गेट टू नो, डोंट वरी, चैप्टर के एंड में बता दूंगी मैं। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस नोट्स पार्ट बच्चा। यस वेदांत, 3 पॉइंट इज एफिशिएंट, उससे अलावा कंटेंट ही नहीं है ना वेदांत, उसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, अग्रीड, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उसके हैंड रिटन नोट्स बना दो। एम आई क्लियर? क्या कोई डाउट है अभी भी आपके दिमाग में? दिमाग तो छोटा सा है, तुम लोग परेशान कितना ज्यादा होते हो, उतना परेशान नहीं होने का बाबा, ठीक है, इतना परेशान मत हो। आई थिंक मैंने दोनों ही चीज़ें बहुत क्लियरली बता दी। अगर हैंड रिटन नोट्स में आपको लगता है बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है, तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसमें बहुत ज़्यादा याद करना है उसका हैंड रिटन नोट्स बना दो, बाकी ई नोट्स और PPT नोट्स से पढ़ लो। सी देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन इफ़ यू सी। हमेशा 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 लाइफ में भी ध्यान रखना, एग्जाम्स में भी ध्यान रखना, थ्रू आउट CS एग्जीक्यूटिव इस चीज़ का ध्यान रखना, यू शुड बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड, नॉट अ पर्सन विथ प्रॉब्लम ओरिएंटेड। देर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सन। एक ऐसा इंसान होता है जिसको दिख रहा है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, एंड इट टोटली कीप्स फोकसिंग ऑन दैट प्रॉब्लम कि हाँ यार ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, वो प्रॉब्लम पर ही फोकस करता है। सेकेंडली देर इज अ टाइप ऑफ अ पर्सन हु सीज द प्रॉब्लम, ओके दिस इज द प्रॉब्लम, एंड इट ट्राइज टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, कि अब ये प्रॉब्लम है, ये तो मुझे पता चल गया, अब इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। सो आई होप, आई विश कि आप सभी वो सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बने, कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। सो यू शुड बी थिंकिंग अबाउट द सोल्यूशन एंड नॉट कीप फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है।
तो बीच बीच में मुझे ना ज्ञान की बात देना जरूरी हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो आप लोग। सो इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। इजी लेकर चलो चीजों को, देयर इज अ सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीथिंग देयर, ठीक है। नॉमिनी एट द सेम टाइम अपॉइंट नहीं होता डेथ ल्यूनेसी से पहले। साधक, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें एक पर्सन है मिस्टर ए। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, मिस्टर ए वो पर्सन रहा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नॉमिनी क्लॉज में ही हैव टू मेंशन द नेम ऑफ नॉमिनी। कंपनी इनकॉर्पोरेट होते टाइम ही उसे नॉमिनी का नाम मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी लोग है ना उस फर्स्ट पर्सन में आ रहे हैं, मैम प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम देखते हैं, तो फटाफट से फर्स्ट से सेकंड वाले में चले जाओ। यू हैव टू सी द सोल्यूशन। इफ यू वांट कि आप सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लो फटाफट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सेकंड वाला पर्सन बनना है बच्चा लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अभी तो इट्स द स्टार्टिंग, धीरे धीरे आपको ऐसे बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील होगा, कभी ऐसा लगेगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा है, क्यों मैंने सीएस कोर्स चूज़ किया, सब लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, मैं क्यों नहीं जा रही हूँ। इन दैट केस यू हैव टू कीप योर सेल्फ अंडरस्टैंड। कोई तुम्हें समझाने नहीं आने वाला है, तुम्हें खुद को समझाना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैम निधि कंपनी के नेक्स्ट टॉपिक से करा दो निधि वाली। डोंट वरी करिएगा, इट्स द एंड, इसके बाद मैं कुछ नहीं करवाने वाली हूँ, ठीक है। निधि कंपनी हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। थैंक यू सो मच काजल राजपूत, बट आई होप, थैंक यू सो मच बच्चा, बट आई विश कि आप लोगों को मेरी बातें दिमाग में जाए, ठीक है। कीप इम्प्लीमेंटिंग दिस, सिर्फ सुनना ही नहीं है, इम्प्लीमेंट भी करना है, ठीक है। वैसे भी घूमने नहीं जाता, ग्रेट। अच्छा, और कोई डाउट है आप लोगों के मन में? सो वी कैन सी दैट, और आई होप ये समझ आ गया होगा किस तरह से चार्ट आपको बताना है। कोई डाउट नहीं है? इज इट ओके? वरना तुम क्लास, अभी मैं लास्ट में पूछ रही हूँ, कोई डाउट हो तो बता दो। जब कोई टॉपिक चलता है तब तो दिमाग में इतने सारे डाउट्स आते हैं ना, और लास्ट में जब पूछा जाता है तब कोई डाउट नहीं आता है, जाने की जल्दी है इन सबको। थैंक यू बोलो फटाफट मैम को और बाय बाय करके चले जाओ। चलो चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। चलो मैम आप बहुत गुड मेंटर हो, ये बात जो आप समझाते हो। चला गया रुद्र जो आपने लिखा था। चलो थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से कमेंट्स। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, जहाँ पर वी हैव सीन प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, ओपीसी क्या है, ओपीसी के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए सारे। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 को ही स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, विच इज़ निधि कंपनी से। अच्छा एक मिनट रुको, सुन लो मेरी बात। नोट्स कैसे बनाना है, आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट पार्ट। सेकेंडली, हो सकता है ये जो वीडियो है आपको चैप्टर 1 के बाद ही कंटिन्यूएशन में मिले चैप्टर 2 की। सो आई होप दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और अदरवाइज व्हाट आई विल डू इज चैप्टर 2 का जो हमारा स्टार्ट होगा लेक्चर नेक्स्ट क्लास में, उसी में ये नोट्स भी ऐड कर दूंगी मैं। सो दैट इज इट अबाउट दिस लेक्चर। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। नेक्स्ट क्लास में हमारे चैप्टर नंबर 2 को ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर से रिज्यूम करेंगे, नॉट स्टार्टिंग। एंड जस्ट वन थिंग, एक चीज़ जाने से पहले मुझे ये बता के जाओ, इज द स्पीड गोइंग फाइन? अभी इज द स्पीड गोइंग फाइन? अभी तो फास्ट नहीं लग रहा है हमें, बिकॉज आई हैव ट्राइड कि मैंने स्पीड को मॉडरेट यहाँ पर रखा है। खुशी राठौर, आई ओनली टेक 2 सब्जेक्ट्स बच्चा। थैंक यू सो मच गरिमा सिंह, आई होप आपकी विशेष से मैं बहुत जल्दी सही हो जाऊंगी। थैंक यू सो मच। जस्ट गिव मी द कंफर्मेशन, क्या स्पीड सही लग रही है या फिर यू वांट मी कि और रिड्यूस करा जाए इसको, बिकॉज फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा आई गेस। इट्स टोटली फाइन राइट? परी, आयुषी, प्रियांशी, नेहा, भूमि, बानी, मनब, ठीक है। खुशी मित्तल, नो बेटा, मतलब सही है ना? और स्लो चाहिए इसको? निशांत, चलो इट्स ऑल फाइन राइट? डन डन डन। Okay, guys, that's it. That's what I wanted to know. So that's it from my side. Enjoy करो खूब खूब, दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत लेना और इसको रिवाइज कर लेना, इधर इट इज़ कंपनी लॉ और SBIR. So that is it from my side. खूब खूब अच्छे से पढ़ो. Just make yourself proud, make your parents proud, make me proud. Bye. Thank you so much, Ayushi.